ये दो क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे आपको दिए थे, क्या उम्मीद करूं? नहीं, ये तो गलत बात है। अच्छा, ओके, होल्ड ऑन। आप लोग इसका मतलब है कि नहीं पढ़ते हो, आपने घर जाके पढ़ना शुरू नहीं किया और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। अच्छा जी, ये एक इलिस्ट्रेशन है। A motor dealer acquires vehicle of a particular model from the manufacturer for 21,000. उसने जो एक्वायर किया 21,000 में एक्वायर किया, और उसकी जो प्राइस थी उस पर डिस्काउंट मिला उसको 20%। अगर 26,250 ना भी दिया होता तो हम वर्कआउट कर लेते उसको 0.8 करके। जरा देखिए, क्या जो मैं कह रहा हूं आपके कैलकुलेटर्स भी वही कह रहे हैं? ऐसा ही। तो इसका मतलब है 26,250 पर 20% डिस्काउंट आपको मिला और आपने वो एसेट खरीदा 21,000 में। आपने आगे से क्या ऑफर किया? इट ऑफर्स them to sell at, them means the जो lessor है, to sell for sale at the recommended retail price with 0% finance over 3 years, कि वो 3 सालों में इसको बेचें। 0% फाइनेंस रेट होगा। प्रोवाइडेड 3 एनुअल पेमेंट्स जो है 8,750 की होंगी इन एडवांस, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8%। अब आप डीलर हैं, आपने 21,000 में एसेट खरीदा और आप उसको लीज पर दे रहे हैं 8,750 सालाना लीज रेंटल्स पे, और वो पेमेंट इन एडवांस होगी। अब जरा इसकी आप वर्किंग करें। आपके 8,750 की पेमेंट है इन एडवांस। इन एडवांस का मतलब है 1 जनवरी X1 ले लें आप, फिर 1 जनवरी X2 और 1 जनवरी X3। 3 पेमेंट्स 8,750, और 8,750 की जो पेमेंट्स हैं उनको 8% मार्केट रेट पर आप जब उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या आती है वो आप मुझे बताएं। 8% फैक्टर पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आपका क्या बनता है? या PVIF-A कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, PVIF-A कैलकुलेट कर ले क्योंकि एन्युटी है, लेकिन मशवरा मैं ये दूंगा कि ये एन्युटी ड्यू है, इसलिए आप कोई लंबे चौड़े साल इसमें नहीं है, 2 साल हैं। इस एन्युटी ड्यू के ऊपर आप अगर रहे तो ये इन एडवांस हो रही है चूंकि, तो 1 जनवरी X1 को इसका PVIF 1 ही होगा। ईयर 0 है ना ये, इस पे ईयर 1 का पॉइंट ये 0.8 करके करें, 1 डिवाइड बाई 1.08 रेज़्ड टू पावर 1 0.926, और दूसरा 0.857। प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है आपकी? 8750। $8102 7501 टोटल कीजिएगा। $24,353। फेयर वैल्यू कितनी है इसकी? 21,000। और अब आप मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा होगा।
अगर तो याद है तो आप मुझे बता देंगे, नहीं याद है तो आप इसको गुम हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरर, डीलर, लेसोर ने मार्केट रेट पर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, 24,353 आई। फेयर वैल्यू उसकी जितने पे उसने एसेट खरीदा था वो 21,000 है। आप मुझे बताइए इनका डिफरेंस। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, आपने घर जाके नहीं पढ़ा। पीछे लेक्चर में आपको लेकर जाता हूँ, आप प्लीज हुआ। मैन्युफैक्चरर डीलर के लिए आपको ये एक छोटा सा बॉक्स दिया था, इसमें ये ITTR सेल्स लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू एट मार्केट, जो इन दोनों में से लोअर है उस पर आपने सेल्स को रिकॉर्ड करना। और अगर उसने IRI दिया होता जो कि मार्केट रेट से ज़्यादा होता तो फिर उस पर आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। आपके सवाल में तो IRI नहीं दिया हुआ, उसने मार्केट रेट दिया, मार्केट रेट पे आपने वर्कआउट किया, आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू आई वो फेयर वैल्यू से ज़्यादा है, तो आपने लोअर ऑफ दिस टू को सेल्स इनकम बनाना। क्लियर होगी बात? नहीं। देखो मेरी बात सुनो, हम इस वक्त जो अकाउंटिंग कर रहे हैं डीलर, मैन्युफैक्चरर, लेसोर की अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, और डीलर, मैन्युफैक्चरर, लेसोर आप जो बात कर रहे हैं वो कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, हमारे डीलर लेसोर ने सेल्स इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, अपनी किसको सेल्स इनकम कहना है। सेल्स इनकम के लिए आपने बुक में ये भी बात पढ़ी हुई होगी कि लोअर ऑफ द फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू जो है उसको सेल्स इनकम करना डीलर लेसोर। तो लोअर ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू में जब आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वहां पर वो कहता है कि एट मार्केट रेट कैलकुलेट करनी है, लेकिन स्टैंडर्ड में आगे जाके वो बात करता है कि अगर IRI उसका ग्रेटर है तो IRI पे आपने लेनी है। तो इसलिए मैंने तो उसको बिल्कुल एक जामियत दे दी, एक बात किसी कह के। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे कैलकुलेट करना है, वो आपने उसकी जो इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट है उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लेस करके जो आएगी उसको आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करना है। ये वाली एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, और आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है वो डेबिट, जो लीज रिसीवेबल्स को डेबिट होगा, सो दैट कि ये लीज रिसीवेबल और ये लीज रिसीवेबल मिलके आपकी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज बन जाए। ये बातें हमने की थी डिस्कस। इन्वेंट्री में जो उसकी इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट है जो कि कॉस्ट है या NRV व्हाटएवर, वो आपने क्रेडिट कर देंगे। अब आपके पास यहाँ पर जो एक मामला हमारे पास आ रहा है वो सेल्स का यार, ये आपकी कॉस्ट 26,250 है, उसके साथ कंपेयर होगा। जो 26,250 है उसके साथ कंपेयर होगा जो फेयर वैल्यू है, क्योंकि उसने फेयर वैल्यू आपकी आफ्टर डिस्काउंट उसको कहा कि ये आपने इस पे बेचना है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, इतने की आपकी वो मशीन खरीदी हुई 21,000। 26,250 और 24,353 में से जो आपकी लोअर है वो आपकी सेल्स इनकम में चला गया, और जो एसेट आपकी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है वो 21,000 का आपकी। अब जो पहली ही तारीख को
1 जनवरी 2000 को जो इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है वो आपकी लीज रिसीवेबल के अंदर क्रेडिट और कैश को डेबिट हो रही है। और फाइनेंस इनकम आपने कब वर्कआउट करनी है? 31 दिसंबर 2001 को साल गुजरने के बाद, ये आपकी फाइनेंस इनकम। और फिर आपने 1 जनवरी 2002 को आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट रिसीव कर दी। तो यूं आपके पास ये एक टेबल बन गया जिसमें कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जो 24354 आई, कंपेयर किया उसको फेयर वैल्यू के साथ, जो लोअर है उसके साथ आपने अपनी सेल्स इनकम को क्रेडिट किया। ठीक है, ये बात अब ध्यान में रहेगी। इस क्वेश्चन में अगर ये बातें क्लियर है तो मैं बात आगे लेके चलता हूँ। ये दो सिनेरियो आपके साथ मैंने वैसे भी डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। ये होमवर्क जस्ट ऐसे मैंने इसको कह दिया था। ये क्या था कि आपकी कौन सी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो आपकी हिस्सा बनेगी लीज पेमेंट का, कि प्रेजेंट वैल्यू उसकी जो लेनी है आपने, रेजिडुअल वैल्यू जो आपने गारंटी की हुई है, अगर रिलायबली उसने लेसोर ने कहा है कि 30 की रिलायबल आपकी है, आप 20 कह रहे हैं, तो उसको तो 30 मिल ही जाना है, फिर आपके 20 का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है, हाँ अलबत्ता अगर रेजिडुअल वैल्यू 20 है जो कि वर्कआउट हुई, आपने कहा कि जी मैं इसको गारंटी करता हूं और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 10, मार्केट यहां पर साइलेंट है। अगर मार्केट साइलेंट है तो आपकी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 20 जो है वो लीज पेमेंट्स का हिस्सा बन रही है। इट ऑल डिपेंड्स कि लेसोर को अगर मार्केट से मिल रही है 30 की रेजिडुअल वैल्यू तो आपकी 20 की गारंटी और अनगारंटी का फिर सिलसिला खत्म हो जाता है, उसको फिर आपको इग्नोर करना होगा।